गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 3, जिसमें लेक्चर नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर जो 2 था वो पूरा कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे थे क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे, ये इतना तक हम लोग देखे थे। उसमें कांस्टेंट और जीरोज पॉलिनोमियल भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे ना, और हम लोग को हमने क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, तो आई होप वो आपका सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि वो बहुत ही इजी था। क्यों, आप जानते हैं कि वहाँ पे जो क्वेश्चन था वहाँ सिर्फ हमको जिसका पावर अगर हमें मिला, पूर्ण मिल गया, तो वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद को समझते हैं। तो एक चर वाले बहुपद कुछ नहीं होता है, सिंपली हम लोग कैसे लिखते हैं, जिसमें एक चर हो, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक चर इंक्लूडिंग हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चर क्या हो, इंक्लूडिंग हो। यानी कि जैसे कि a0 हो गया, x हो गया, फिर प्लस में a2 x1 हो गया, फिर प्लस में a3 x का पावर 2 हो गया, डैश डैश कहाँ तक जाएगा हमारा, प्लस में a का पावर n तक, x का पावर n तक। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये क्या है, आरोही क्रम है, आरोही क्रम है, मतलब बढ़ते हैं। और अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं, x का पावर n, यहाँ पे ये हो गया a का पावर n हो गया, और प्लस में a का पावर n-1 हो गया, n-1 हो गया, फिर ये 0 1 2 पावर में -2 प्लस में डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा, x का पावर जैसे कि a n, और x का पावर क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चरीय बहुपद। एक चरीय बहुपद मतलब क्या होता है, एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक चर इंक्लूड हो। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ x है, जहां भी देखिए सिर्फ x है, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक चरीय बहुपद बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को कुछ रूल्स याद रखने होंगे, कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। वो बातें क्या है, इनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी लिखते हैं, जैसे कि x लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हम y z नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग x की जगह पे लिखते हैं, जैसे कि सिर्फ x ही लिखेंगे क्या, पॉलिनोमियल में जैसे पॉलिनोमियल हमारे पास देता है, कुछ भी दे दिया 2x² प्लस 3x प्लस में 4, तो x की जगह पे क्या हम लोग सिर्फ x ही लिखेंगे, y नहीं लिख सकते हैं, z नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x के स्थान पे y z भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3y² प्लस 3z प्लस में 4 भी लिख सकते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी x की जगह पे y लिख के p q, मतलब अल्फाबेट में सब जो आपकी मर्जी करे वो आप लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चरीय बहुपद में भी लिख सकते हैं, किसी भी x की जगह पे y z p q r s जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर रूल, क्या ध्यान में रखना होगा। दूसरा नंबर रूल हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो उसका पावर होता है, उस जो बहुपद के चर का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, मतलब कि होल नंबर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होता है। तो ये क्या हुआ, दूसरा नंबर तो हम लोगों को पता ही है कि पॉलिनोमियल तभी कहा जाता है जब उसका पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हमारा ये है कि पॉलिनोमियल जो होता है उसका कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर तो होता ही है, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनका सिर्फ क्या, कांस्टेंट जो गुणक होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे 5/11 x² प्लस में 3x प्लस 4 ऐसे भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है √2x² प्लस में 3x प्लस में 3, ये भी हो सकता है। इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ये रेशनल नंबर जिनको बोलते हैं।
तो तीसरा नंबर जो रूल है ना, जो कांस्टेंट होता है वो रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, एनीथिंग, मतलब उनका कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पावर हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर पावर इरेशनल नंबर है तो क्या पॉलिनोमियल होगा? तो नहीं होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या आते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कुछ रूल्स था, याद रखना था। उसमें हम लोग तो पढ़ लिए हैं कि अवरोही या आरोही क्रम में लिखने को हम लोग मानक रूप या व्यापक रूप कहते हैं, तो वो यही रूल्स हमको ध्यान में रखना होगा पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं एक चरीय बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। बहुपद में हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक चर वाले एक चरीय बहुपद का मान क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग कोई भी बहुपद लेते हैं, ये दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर हम लोग देख लिए और दूसरा नंबर हम लोग चेक करके देखेंगे कि एक चरीय बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन अ पॉलिनोमियल, बहुपद में, बहुपद का यह हम लोग लिख सकते हैं अब पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कोई भी बहुपद लेते हैं तो 2x माइनस 6 क्या ये एक बहुपद है? तो हाँ, एक बहुपद है क्योंकि इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये बहुपद है, तो इनका वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं, कोई भी रियल नंबर रखते हैं। ठीक है, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं और रियल नंबर रखने के बाद उनका हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद जो हमें मिलता है वही क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि एक चरीय बहुपद का मान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखते हैं और 2 रखेंगे जैसे ही क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 माइनस 6, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, हमें मिल जाएगा -2। तो -2 क्या हुआ इस बहुपद का, -2 क्या हुआ इस बहुपद का मान हुआ। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मान बोलते हैं। जो x की जगह पे जो रियल नंबर रखते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और ले लेते हैं 3x³ प्लस में 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, अगर 2 रखेंगे तो दूसरा आएगा, 4 रखेंगे तो दूसरा आएगा, 8 रखेंगे तो दूसरा आएगा, यानी कि x की जगह पे आप चाहे तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो वही जो रियल नंबर रखेंगे और ऑपरेशन करेंगे, यानी कि इन पे संक्रिया करेंगे, संक्रिया करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा क्या, मान हो जाएगा, बहुपद का मान हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस में 4, तो 3 इंटू 3 का क्यूब हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है 27 और प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि 27 या 81 प्लस में क्या हो जाएगा 4, तो 81 और 4 हम लोग जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो 85 है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है, 3x³ प्लस 4 का क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो ये हम लोगों को जानना था कि इनका वैल्यू क्या होता है। तो यही होता है, x की जगह पे कोई भी वेरिएबल्स का कोई भी रियल नंबर रखते हैं और सॉल्व करने पे जो आता है वैल्यू, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का मान बोलते हैं। अब आइए आगे आगे हम लोग क्या देखेंगे, एक चरीय बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक चरीय बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो शून्यक कहने से मतलब है कि उस बहुपद में x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी बहुपद में x की वैसी वैल्यू जो उस बहुपद को जीरो बना दे, जो इस बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे। यानी कि हम लोग जैसे बहुपद को किससे सूचित करते हैं, बहुपद को हम लोग सूचित किससे करते हैं, हम लोग बहुपद को सूचित करते हैं px, gx, rx, इसी से सूचित करते हैं। इनकी बहुपद को सूचित करने का तरीका क्या है, px इज इक्वल टू लिखते हैं या gx लिख लीजिए या qx लिख लीजिए,
और मेनली हम लोग किसको लेते हैं, किसको प्रेफर करते हैं, तो px को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो px से pxjx से ये इसी तरीके से लिखने का एक तरीका है, एक हम लोग जैसे कह सकते हैं कि स्टाइल है ना, ये सिर्फ एक स्टाइल है पॉलिनोमियल को लिखने का, हर चीज को लिखने का तरीका होता है, तो वैसे ही ये पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो px हम लोग लिखते हैं। तो अब हम आते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे एक चरीय बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि x की किसी भी बहुपद में x की वैसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा जीरो बना दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2x - 6 लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करें, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि इस पॉलिनोमियल को वो जीरो बना दे, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि अगर x = हम 3 रख लेते हैं तो 2 × 3 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, और 2 × 3 6 - 6 = 0, ठीक है। तो ये अब 0 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक वैसा कांस्टेंट होता है जो उस पॉलिनोमियल के चर में प्रतिस्थापित करने पर, चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर उस पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा जीरो बना देता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो हमारा 2x - 6 का शून्यक क्या हुआ, शून्यक कहने से मतलब जीरो नहीं, जीरो वो नहीं होता है जो जीरो हमको दिख रहा है, जीरो वो होता है जो बना रहा है। तो जीरो यहाँ पे कौन बना रहा है, 3 बना रहा है, तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो कौन होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 3 हुआ, तो हम लोग जीरो किसको बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का जीरो होगा 3, इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का जीरो क्या होगा, 3, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या जीरो, देखिए हो सकता है, नहीं हो सकता है, 3 के अलावा जीरो रखेंगे, अगर 2 × 0 रखेंगे तो 0 - 6 हो जाएगा, यानी कि -6 आएगा, तो ये गलत हो गया, मतलब कि ये जीरो नहीं है, ठीक है। जब तक जीरो नहीं आता है ना तब तक उनको जीरो हम लोग नहीं बोलेंगे। तो शून्य कौन हुआ, 3 हुआ, क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को पूरा जीरो बना दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि जीरो किसको कहा जाता है, एक चरीय बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है। वैसे ही किसी भी वैल्यू, मतलब कि किसी भी चर के स्थान पे हम लोग वैसी वैल्यू रखते हैं जिससे वो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो बन जाता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। आगे हम लोग क्या देखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम और शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम और शेषफल प्रमेय हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं, मतलब कि ये दीर्घ विभाजन विधि, इनको हम लोग विभाजन एल्गोरिथम को दीर्घ विभाजन विधि भी हम लोग कहते हैं। तो ये दीर्घ विभाजन विधि क्या होता है, जैसे कि हम लोग भाग देते हैं, अगर हमारे पास कुछ भी मान लीजिए कि 18 है, ठीक है, 18 है तो हमको भाग देना है 2 से, तो 2 से या हम लोग ले लेते हैं 4 से, ठीक है। तो 4 से ले लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग लिखेंगे 4 चौका 16, फिर 2 बचेगा, तो 2 तो कटेगा नहीं, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब इनको हम लोग कटाते कटाते जाते हैं, तो इनको हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लोग विभाजन विधि लॉन्ग, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि लंबे विभाजन विधि, इसी हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, लंबे विभाजन विधि। अब देखिए कि ये लॉन्ग डिवीजन, इनको डिवीजन एल्गोरिथम क्यों रखा गया, नाम क्यों रखा गया, तो इनमें एक कंडीशन फुलफिल होता है। क्या कंडीशन फुलफिल होता है, तो हम लोग उस पॉलिनोमियल के लिए रखा गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और इनको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड, और इनको हम लोग बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट, और इनको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, रिमाइंडर, यानी कि ये हो जाएगा भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल,
और ये होता है शेषफल। ठीक है, भाज्य मतलब कि जो भाज्य होता है, और भाजक क्या करता है, जो विभाजित करता है, और भागफल क्या होता है, जो हमारे पास भाग देने के बाद आता है, और जो नीचे शेषफल बच जाता है हमको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब आइए हम लोग देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग इसी तरीके से लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई px पॉलिनोमियल है, कोई px है पॉलिनोमियल है, का पावर gx के पावर से क्या है, कम होता है। मतलब कि px का जो पावर होगा वो gx के पावर से ज्यादा, मतलब कि ग्रेटर देन क्या होगा, gx, ग्रेटर देन क्या होगा, gx होगा। मतलब जब px होगा ना, px को अगर gx से भाग दिया जाए, px को अगर gx से भाग दें तो क्या होगा यहाँ पे कि px का पावर हाई होगा और gx का पावर क्या होगा, कम होगा। अगर px को gx से भाग देते हैं तब हमारे पास एक qx आता है और rx आता है। ठीक है, रिमाइंडर आते हैं। ठीक है, यानी कि भागफल आता है और शेषफल आता है। ठीक, तो अगर हम लोग दे रहे हैं px को, px का जो पावर होता है gx से क्या होता है, बड़ा होता है, वैसे ही जो Rx होता है, जो Rx होता है वो हमेशा क्या होता है कि छोटा होता है। जो Rx होता है हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, मतलब कि छोटा होगा। ये gx का जो पावर होगा हमेशा Rx से बड़ा होगा। ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से कि क्या होता है। ठीक, तो डिवीजन एल्गोरिथम सबसे पहले समझिए कि जो px को अगर gx से भाग देते हैं तो हमारे पास भागफल और शेषफल आता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी भी px को, अगर किसी भी px को भाग देते हैं तो वो बराबर होता है gx इंटू qx प्लस में rx। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर भाग दीजिए आप यहाँ पे 2 से, अगर 2 से भाग देते हैं 4 में तो 2 2 जा 4 होगा। और यही हमारा px क्या है, 4 है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे 4 कांस्टेंट को नहीं मानते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट और चर का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन ये रूल किस पे अप्लाई होता है, पॉलिनोमियल पे। यही रूल ये पॉलिनोमियल पे भी अप्लाई हो जाता है। तो देखिए 2 हमारे पास 4 है, तो अगर हम लोग ये डिवाइजर है gx इनको मान लेते हैं और इनको qx मान लेते हैं और इनको हम लोग क्या मान लेते हैं, rx मान लेते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस में 0। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस में क्या होगा, 0। ठीक, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 प्लस में 0, तो 2 दूना 4, 4 हो गया। मतलब कि इनके बराबर हो जाता है। जो px को अगर हम लोग भाग 4 को हम लोग भाग दे रहे हैं, 4 किनके बराबर होता है, 4 gx इंटू qx प्लस rx के बराबर होता है। यही डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। ठीक है, शेषफल पर में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम ही जानना पड़ता है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो gx होगा ना, जो gx होगा हमेशा rx से बड़ा होता नहीं, हमेशा rx से बड़ा होता है। हाँ, ठीक है, gx जो होगा हमेशा rx से बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो rx हमारा जो शेषफल आया है वो हमेशा क्या है, 0 से, मतलब कि 0 छोटा है कि 2 छोटा है, तो 2 मतलब कि यहाँ पे 2 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो हम लोग rx देख रहे हैं वो gx से छोटा है ना। हमेशा ये कंडीशन लागू होता है, चाहे कोई भी नंबर में भाग दे लीजिए आप, यही यही कंडीशन देखेंगे कि हमेशा जो gx होता है ना वो हमेशा छोटा होता है किससे, gx जो होता है हमेशा बड़ा होता है rx से। देखिए यहाँ पे अगर 16 में 2 से भाग दें तो 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे 17 में भाग दें, 17 ले लेते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए फिर से क्या आया, gx ही बड़ा आया, rx छोटा आया, क्योंकि 1 छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है। फिर कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर में आप भाग देंगे तो क्या होगा, 3 3 9 होता है और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से छोटा आया। तो यही कंडीशन कहता है डिवीजन एल्गोरिथम कि किसी भी नंबर में, अगर किसी भी पॉलिनोमियल
px को अगर हम लोग भाग देते हैं gx से तो वो क्या होता है, बराबर होता है px इज इक्वल टू, जब भी किसी px को gx से भाग दिया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, qx आता है और प्लस में rx होता है। और कंडीशन, जो विभाजन एल्गोरिथम का रूल है वो क्या कहता है कि px इज इक्वल टू होता है gx इंटू qx प्लस में rx, यही रूल होता है। डिवीजन एल्गोरिथम का रूल क्या होता है, यही px इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, px इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस rx, ठीक है। तो यही रूल होता है डिवीजन एल्गोरिथम का, पॉलिनोमियल को अगर भाग देते हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे ये px इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू प्लस आर एक्स होता है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे अब हम लोग px ले लिए, माना कि हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है, और gx क्या है, डिवाइजर है, मतलब कि हमको भाग देना है x माइनस 3 से इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम का जो कंडीशन है क्या फुलफिल होता है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि px हमेशा क्या होता है, gx से बड़ा होता है। तो देखिए इसका पावर क्यूब है और इसका पावर क्या है, 1 है, तो कौन बड़ा है, यहाँ पे px बड़ा है। तो px को हम लोग क्या करेंगे, gx से भाग देंगे, px को gx से भाग देंगे और देखेंगे कि जो हमारा px इज इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले इनको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डिवीजन एल्गोरिथम से। तो डिवीजन एल्गोरिथम से भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2x प्लस लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और जो gx आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस 3 से हम लोग भाग देंगे। अब देखिए भाग देने का तरीका क्या है पॉलिनोमियल का, तो भाग देने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो gx है ना, जो gx है उनको px में भाग देंगे, मतलब कि px का फर्स्ट टर्म, px का फर्स्ट पद और gx का फर्स्ट पद लेके भाग देंगे, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे x है ना, तो मतलब क्या भाग देने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जैसे 4 है यहाँ पे 2 है तो टेबल पढ़ते हैं कि कितना बार में आ रहा है, गुना करते हैं कि 2 में 2 से अगर गुना किए तो 4 आ जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या है, 2 बार में जाएगा तो ये कट जाएगा। वैसे ही देखेंगे ना कि x को x यहाँ पे एक x है अकेले, यहाँ पे 2x क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें ताकि इसके बराबर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम लोग क्या गुना करें ताकि ये इसके बराबर बन जाए। तो सबसे पहले भाग देने का तरीका क्या है कि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो कमी कितनी है, यहाँ पे 2 चाहिए और 2x चाहिए, ठीक है। तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, px का फर्स्ट टर्म उठाएंगे, पहले px का फर्स्ट टर्म उठाइए और 2x क्यूब लिखिए, फिर इस gx का फर्स्ट टर्म उठाइए और x लिखिए और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 3 है, तो एक x से एक कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। एक x से यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, तो एक एक ही ना कटेगा, बाकी 2 तो उसका बच जाएगा। तो कितना बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे 1 कट गया, 3 में से 1 हट गया क्योंकि नीचे डिवाइड हो गया है ना, 2/2 रहता है तो ये कट जाता है कि नहीं। तो एक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 तो कट गया, बचा कितना, 2 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है, मतलब 2x नहीं बोलेंगे, x स्क्वायर है, पावर में x का पावर में 2 है और 2 है, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। कितना बचा है यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x बचा है और यहाँ पे 2 है, मतलब कि एक x से एक x कट गया तो यहाँ पे कितना बचा, x स्क्वायर बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा ना, तो क्या हुआ 2x स्क्वायर आ गया। अब इस 2x स्क्वायर को क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास 2x स्क्वायर निकल गया ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखेंगे,
2x² को हम लोग क्या करेंगे, अब इनमें डिवाइजर के सभी टर्म्स से गुना कर देंगे और यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। डिवाइजर के सभी टर्म्स से गुना कर देंगे और यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो 2x² से सबसे पहले हम लोग किस में गुना करेंगे, सबसे फर्स्ट टर्म कौन सा है, x है, तो x में गुना करेंगे तो 2, और अगर बेस सेम होता है तो हम लोग जानते हैं कि पावर आपस में जुड़ जाते हैं, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2x, x एक ही होगा और ये 3 जुड़ जाएगा तो 2x³ आ गया। देखिए 2x³ आ गया यहाँ पे, तो 2x³ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 2x² से -3 में गुना करेंगे, क्योंकि बोल रहा है, रूल होता है हमारा कि पहले px के पहले टर्म से gx के पहले टर्म से px के पहले टर्म्स को, यानी कि पहले पद को gx के पहले टर्म से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो आता है उनको से भागफल में लिखा जाता है, और भागफल में जो आता है उनको उनसे सभी में गुना कर दिया जाता है। तो x में कर लिए तो 2x आ गया, 2x³ आ गया, 2x² से x में गुना किए थे तो 2x³ आ गया। अब 2x² से -3x में करेंगे, 2x² से -3 में गुना करेंगे, 2x² गुने -3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -6x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6x², और ये आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि आगे टर्म्स नहीं है, तो इतना ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे साइन होता है ना उसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9x² - x - 1। फिर से ये हमें क्या मिल गया, px मिल गया। तो फिर वही काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस पहले टर्म्स को उठाएंगे और इस पहले टर्म से भाग दे देंगे। तो 9x² को अगर हम लोग भाग देते हैं x से तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, मतलब कि अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक x बच जाएगा, 2 है और यहाँ पे नीचे में 1 है, तो 1 से तो 1 कट गया, तो कितना बचा, 1 बचा। अब हमारे पास क्या आया, 9x आया। ठीक है, 9x आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 9x। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा कि माइनस का, तो देखिए हमें हमें क्या मंगाना है, 9x² मंगाना है, तो हम +9x से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, +9x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9x में जब हम लोग x से गुना करेंगे तो अभी क्या है, ये 1 1 है और बेस में क्या सेम है, तो 9x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9x² मिल गया, तो 9x² लिख लेंगे। ठीक है, अब 9x से -3 में गुना करेंगे, 9x से किस में गुना करेंगे, -3 में, तो 9x में जब गुना करेंगे -3 में तो 9 कितना हो जाएगा, 27, -27x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -27x। ठीक है, अब तो आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे टर्म्स नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या कटेगा, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट गया, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 27x में से जब हम लोग घटाएंगे x को तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 26x, 26x - 1। ठीक है, अब चलिए, अब हमको देखना है कि ये फिर से हमारे पास कटने वाला है, मतलब तब तक कटाते रहते हैं जब तक ये कटते चला जाए, 0 ना आ जाए या कटने लायक ना रह जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 26x में वही काम करेंगे, x से भाग देंगे, तो इस बार तो हट गया, अब x एक भी नहीं है, तो हम लोग 26 यहाँ पे लिखेंगे, 26 और प्लस की माइनस, तो यहाँ पे देखिए प्लस चाहिए तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो 26 में x से करेंगे तो 26x हो जाएगा, और फिर -26 में -3 से गुना करेंगे, 26 में अगर -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 4 × 18 और 2 × 6, एक ये हो जाएगा 7, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस हमारे पास क्या मिल गया, 78, 6 × 18 और 2 × 6 एक 7। ठीक है, -78। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कटने वाला है वो क्या होगा, कट जाएगा। आप देखिए यहाँ से प्लस हो गया। ठीक है,
तो +78 में से एक -1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक 77 यानी कि 77 मिल जाएगा, जो हमारा शेषफल हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 77 यानी कि कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा। ये क्या है कि ये रिमाइंडर है, ये हमारे पास डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये हमारे पास क्या आ गया, से भागफल है, यानी कि ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, हमारे पास भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है, और ये हमारा जो है शेषफल है। 77 कितना है, शेषफल है। ठीक है, तो ये शेषफल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि जो px है वो बराबर होता है किसके, gx इंटू qx प्लस में rx। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो px हमारा क्या है, ये 2x क्यूब प्लस 3x x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है। तो हम लोग gx पहले इनको px रहने देते हैं, देखते हैं उतना आता है कि नहीं। तो gx हमारा क्या है, x माइनस 3 इंटू क्या करेंगे, इंटू हम लोग करेंगे qx 2x x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 26, और प्लस में क्या है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अब चलिए गुना करते हैं, तो x में अगर हम लोग करते हैं 2x x स्क्वायर से तो क्या मिलेगा, 2x क्यूब मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग x में प्लस 9x से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, अगर x में तो हमारे पास मिल जाएगा माइनस 9x x स्क्वायर। फिर अगर x में हम लोग किससे गुना करें, 26 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा प्लस में मिलेगा ये प्लस में, और फिर क्या हो जाएगा x में प्लस 26x। ठीक है, फिर अगर हम लोग करते हैं -3 से 2 में तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 6x x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि -3 में प्लस 9 से करते हैं तो फिर क्या होगा, 9x में अगर 9 या 27 x हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 78 और प्लस में 77। अब देखिए घटाइए इनमें से, 2x क्यूब तो कहीं नहीं है, तो 2x क्यूब का 2x क्यूब होगा, घटाने आता है, यानी कि सेम पद वाले सेम पावर देखेंगे कि सेम पावर है किस में है, तो उसी पावर से हम लोग घटाएंगे। तो 2x क्यूब तो किसी में नहीं है तो नहीं घटेगा। चलिए 2x क्यूब लिख दिए, 9x x स्क्वायर को देख रहे हैं ना कि -6x स्क्वायर से घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जब प्लस 9x x स्क्वायर में से -6x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस 3x x स्क्वायर। ठीक है, और 26x में से हम लोग किसको घटाएंगे, 26x में से देखिए x कहाँ पे है, 26x में से अगर हम लोग घटाते हैं तो 9 या 27x होगा। ठीक है, तो 27 में से घटेगा 26x, तो माइनस यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह के सामने माइनस है, तो -x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ 26x में, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 26 में हम लोग 3 से गुना कर रहे थे, तो 26x में से अगर हम लोग घटाते हैं 26x में से तो 27x घटा लिए, अब हमारे पास क्या बच गया है, -78 प्लस 77, तो -78 में से प्लस 77 घटेगा तो -1, यानी कि हमारा px मिल गया है ना, यानी कि px मिल गया, तो इसका मतलब कि डिवीजन एल्गोरिथम संतुष्ट हुआ है ना, ये सेटिस्फाइड हो गया। तो यही होता है हमारा क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके बाद पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम एक स्पेशल कंडीशन है डिवीजन एल्गोरिथम का। जैसे यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, इतना डिवीजन करके निकाल रहे हैं, इसका शेषफल 77 होगा, तो शेषफल प्रमेय ये बताता है ना कि बिना डिवीजन, इतना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम लोग ये मेथड मतलब कि ये शेषफल निकाल सकते हैं बिना इतना किए। इतना चीजें हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है अगर हमें शेषफल देखना है तो यही रिमाइंडर थ्योरम बताता है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू।